आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों, सभी को नमस्कार। आप सभी लोग जो यूनियन में काम करते हैं, यूनियन में सक्रिय हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि कोई भी यूनियन पूरे देश के स्तर पर एक यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। यानी यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के आधार पर। तो ट्रेड यूनियन कैसे चलानी है इसका एक कानून बना हुआ है और हमारा संविधान भी कहता है कि यूनियन बनाना हमारा बुनियादी हक है, हमारा मौलिक अधिकार है। और इसको कैसे बनाया जाएगा, क्या इसका विधान होगा, कैसे इसको चलाना है, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है और वो एक्ट हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी यूनियन के लिए एक विधान बनाएं, जिसमें हम अब स्वयं यानी यूनियन के सदस्य मिलकर के तय करते हैं कि हम अपनी यूनियन को कैसे चलाएंगे, कैसे चुनाव करेंगे और किस संगठन के साथ एफिलिएट करवाएंगे। तो ये है हमारा सांगठनिक ढांचा, जो सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट के अनुसार यूनियंस सिर्फ स्टेट लेवल पर ही रजिस्टर हो सकती हैं। जिले में भी हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक यूनियन रजिस्टर नहीं हो सकती। तो कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी यूनियन पूरे देश के अंदर है, वो ये गलत है। पूरे देश के अंदर कोई यूनियन का एक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फिर पूरी यूनियन मिलके कैसे काम करती है, तो हर प्रदेश की यूनियन मिल करके आपस में मिल करके एक फेडरेशन बनाती है। जैसे हमारी जो आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश है, इसी तरह हरियाणा में हमारी यूनियन है, संघर्ष कर रही है। दिल्ली में यूनियन है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी यूनियन है और हम सब हिस्सा हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स के, यानी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर संघ फेडरेशन हमारा अखिल भारतीय संगठन है। ये संगठन है जिसकी सबसे ज़्यादा सदस्यता और सबसे ज़्यादा संघर्षशील संगठन ये देश के अंदर है। तो फेडरेशन से हम सब संबद्ध है और फिर फेडरेशन बहुत सारे ट्रेड यूनियन संघ हैं जिनसे संबद्ध होती है। ये संबद्ध है फिर C2 के साथ। C2 क्या है? C2 एक ऐसा ट्रेड यूनियन संघ है जिसमें बहुत सारी यूनियन है। देश के जो वर्कर्स हैं वो यूनियन बनाते हैं, छोटी से छोटी यूनियन हो, बड़ी से बड़ी यूनियन हो, वो फिर संबद्धता लेती हैं। तो संबद्धता लेने के बाद में भी हमारी जो यूनियन है उसका संविधान के हिसाब से ही हम उसको चलाते हैं। संबद्धता का अर्थ है कि हम कुछ कार्यक्रमों को मिलकर के तय करते हैं। जैसे हम फेडरेशन के साथ जो सारे देश के कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम कुछ चीज़ों को देश के स्तर पर उठाते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ही हल हो सकती हैं, क्योंकि यह एक केंद्र पोषित स्कीम है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे सर्विस रूल्स का बनना, मानदेय की केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी और छुट्टियों के लिए कोई नियमावली बनना, कोई बहुत सारी परेशानी जैसे पोषण ट्रैकर ऐप आ रही है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना, और ये लगातार हमारे आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलते रहते हैं। कुछ मांगें होती हैं जो राज्य के स्तर की होती है, उनके लिए राज्य स्तर के आंदोलन होते हैं। कुछ जिले स्तर की होती है, उनके लिए जिले स्तर पर हम आंदोलन करते हैं। फिर कुछ मांगें ऐसी होती हैं जिसमें सरकार को झुकाने के लिए, सरकार पे अपनी मांगों का दबाव डालने के लिए हम मिलके काम करते हैं। जैसे आंगनवाड़ी यूनियन है, फिर और वर्कर्स यूनियन है, किसानों के संगठन है ना। आप जानते हैं किसानों को जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली, कानून वापस हुए, तो उन्होंने बहुत सारे 100 से ज़्यादा संगठन थे जिनका एक उन्होंने संगठन संयुक्त मोर्चा बनाया था। तो इसी तरह जब संयुक्त रूप से सब काम करते हैं तो फिर वो हमारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ C2 है और दूसरे ट्रेड यूनियन संघ है, वो उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो हमारी समझने की जो मुख्य बात है कि हमारी जो यूनियन है, हमने जो उसका विधान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यूनियन हमारी उसी हिसाब से चलती है और यूनियन में ही निर्णय लेते हैं कार्यकारिणी समिति में कि हमें किस संगठन के साथ संबद्ध होना है। अब फेडरेशन तो एक अकेली ही फेडरेशन है, तो हम आईफा के साथ, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर फेडरेशन के साथ जुड़े हैं और उसी तरह हम केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ से भी जुड़े हैं। तो एक तो हुई ये बात। दूसरी बात ये है कि हमारा बीच में बहुत सारे जो है आंदोलन इस समय चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, लेकिन हरियाणा में 65 दिनों से आंदोलन चल रहा है और बहुत जुझारू आंदोलन चल रहा है। और 5 दिन से तो सारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने पड़ाव डाल रखा है CM के, मुख्यमंत्री के जिले में, जो उनका अपना जिला है जहाँ से वो चुनकर जाते हैं।
दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा हमारा आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन चल रहा है, पश्चिम बंगाल में आंदोलन चल रहा है, साउथ में हमारा जो है कर्नाटक में, केरल में और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आंदोलन चल रहा है इस बात के लिए कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो 3 से 6 साल के बच्चों को सरकार ने छीन लिया है आंगनवाड़ी केंद्र से, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, कि हमारे जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के आंगनवाड़ी के बच्चों को वापस दो। पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सफलता हासिल करी उन्होंने कि सरकार ने जो प्री प्राइमरी के बच्चों को अपने स्कूलों में बुलाया था उन्हें वापस वो राजी हो गए वर्कर हेल्पर को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजने के लिए। तो ये बहुत बड़ी सफलता उनकी रही। तो ये आंदोलनों में क्या होता है कि सरकार मिसगाइड करने के लिए कभी कभी क्या करती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनों को जानकारी नहीं होती है और उनकी जो छोटी छोटी यूनियन है, जो नई यूनियन आई है, उनको भी जानकारी नहीं होती है कि सरकार किस तरह से मिसगाइड करने का काम करती है। जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो वो ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे हमारे आंदोलन से डर के इन्होंने कुछ घोषणा की है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उन्होंने कि मैटरनिटी लीव देंगे। मैटरनिटी लीव बहुत पुरानी जो है, हमने संघर्ष करके जो है ये आदेश करवाया था, लेकिन मिलती नहीं किसी को। कितने लोगों को मिली, मुझे दिल्ली की बहनें बताएंगी कि ये मैटरनिटी लीव मिली कितनों को है। इसी तरह से जो है मातृवंदन योजना का पैसा है, या पोषण का 500 रुपये, और ये बीमे का पैसा। मैं पूछती हूँ कि आप खुद बताइए, मैं अपनी बहनों से पूछ रही हूँ, उन्हीं से संवाद कर रही हूँ मैं, कि कितनी बहनों को आप बीमे का पैसा दिलवा पाए, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो या मृत्यु का बीमा हो। और इन बीमा में कितनी कमियां हैं कि इसमें किसी को मिल ही नहीं पाता है। इसी तरह कोविड के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता की बात की है। ये बहनों ये इसमें 50 लाख का बीमे के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, कुछ लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ आंगनवाड़ी को 50 लाख रुपए मिला है, लेकिन बाकी मुझे जानकारी नहीं है कि कहीं और मिला होगा, क्योंकि यहाँ हमने काफी संघर्ष करके और इसको हमने काफी आंदोलन के साथ में इस मांग को हमने मनवाया था, क्योंकि और हमने ये मांगा था कि हमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कोविड का एक अतिरिक्त भत्ता दे। और आप समझिए कि लगातार हमने कोविड में भी आंदोलन किया, जैसे काम किया वैसे आंदोलन भी किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 रुपए आंगनवाड़ी वर्कर को 2 साल का भत्ता देने को राजी हो गई और वो उनके खातों में आ भी गया। तो ये उन्होंने, हालांकि हमारी मांग ज्यादा की थी। और ये जो सारी चीजें हैं किसी को मिली हो तो बताइए। हम जानते हैं, और जिन बहनों ने फार्म भरवाए होंगे कि बीमे का पैसा लेने में या कोविड का जो फ्रंटलाइन वर्कर का पैसा लेने में पसीने छूट जाते हैं और ये मिलके नहीं देता है। तो इनमें से कोई भी चीज़, जितनी उसने घोषणा करी है केजरीवाल जी की सरकार ने, उनका जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें से ना तो कोई चीज़ नहीं है और ना वो किसी को मिल पाई हो। तो वो बहन मुझे बताएं कि हाँ उन्हें ये लाभ मिला है। तो लाभ की घोषणा करवाना और पाना ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है, तो सरकार ने बड़े विज्ञापन छपवाए और विज्ञापन छपवा के चारों तरफ ये बताया कि हरियाणा नंबर 1 पर है, मानदेय देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाणा दूसरे नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पर क्या है। पहली बात तो यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पांडिचेरी में राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है, तो उस पहले नंबर पे वो हो गया। तमिलनाडु में भी वर्कर और हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा है और वहाँ पे जो मानदेय है 19,480 वर्कर का और 13,330 रुपये वो हेल्पर का है। तेलंगाना में 13,650 रुपये वर्कर को मिलता है और 7,800 रुपये हेल्पर को मिलता है। केरल में 13,000 रुपये वर्कर को और 8,750 रुपये जो है वो हेल्पर को मिलता है। इसमें 1,000 और 500 रुपये बढ़ाने की अभी अभी घोषणा हुई है, इसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। मध्य प्रदेश में 10,000 और 500 रुपये मिल रहा है। इसी तरह से रिटायरमेंट का जो लाभ है वो बंगाल में 3 लाख रुपए मिलता है, वर्कर और हेल्पर दोनों को समान है। और केरल में तो बहुत साल से रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ पे वर्कर को 1 लाख और हेल्पर को 75,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान होता है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में 1 लाख वर्कर को 50,000 हेल्पर को कई साल से जो है एक मुश्त मिलता है। तो ये जो हरियाणा में इन्होंने कहा है कि हमारा जो है हम पहले नंबर पर है, ये तो 5वें 6ठे नंबर पर है।
दूसरी बात यह है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति कमाई बहुत ज़्यादा है, हरियाणा की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोई तुलना जो है दूसरों से नहीं हो सकती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि सरकार जो है इस तरह की घोषणाएं करके दिग्भ्रमित करना चाहती है, नए हमारे साथियों को भ्रम में डालना चाहती है, और इसके भ्रम में बिल्कुल ना आए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन पे हम अडिग हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम फेडरेशन के दिशा निर्देशन में और सीटू के दिशा निर्देशन में अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में मैं बहनों आपको ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि ये स्कीम आप जानते हैं 1975 से चल रही है, और तभी से हमारी फेडरेशन जो है इसको संघर्षों को आगे बढ़ा रही है, और 35 साल से ज़्यादा हो गया संगठित किए हुए हमें सारे देश के अंदर जो हमने फेडरेशन को गठित किया था। आपको पता होगा 75 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो कितना मिलता था, 65 रुपये और 35 रुपये करके वर्कर हेल्पर को मिलता था। सरकार सोचती थी कि बस ये थोड़े दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये आंदोलन की ताकत थी। ये सीटू ने जो हमें सहयोग दिया, हम दिल्ली जाते हैं और जगह धरने प्रदर्शन करते हैं तो हमें बहुत सहयोग करते हैं, और हमारी फेडरेशन का दिशा निर्देश था। और ये मत भूलिए कि हमारी जो यूनियन है उसकी मुख्य जो दिशा निर्देश की जो हमारी कमेटी है वो ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी है, और वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की सारी जो प्रदेश की यूनियन है उन्हें मिलाकर बनाई हुई है। तो हमारी वर्किंग कमेटी ने जो संघर्ष किया है, जो हमारा पहला सम्मेलन जयपुर में हुआ, दूसरा फिर भोपाल में हुआ, और उसके बाद 35 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, तो इसीलिए कर पा रहे हैं कि हमने छोटा छोटा करके आगे को कदम रखा है। आपको चलो पूछे मत जाइए, बहुत पीछे की शायद बहुतों को याद ना हो 2005 में ही क्या मिलता था, और उसके बाद किस तरह हमारे आंदोलन हुए। तो बहनों, आज जो नई नई यूनियन पैदा हो गई हैं, नए नए संघर्ष कर रहे हैं, वो दूसरी पुरानी यूनियनों को गाली दे रहे हैं, दलाल बताते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आज आप इसीलिए नई यूनियन काम कर पा रही है क्योंकि इस यूनियन को ख़त्म नहीं होने दिया। इस यूनियन को हम लोगों ने, इस संघर्ष को हमने आगे बढ़ाया, इस स्कीम को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा ये मानना है न सिर्फ वर्कर और हेल्पर के लिए बल्कि हमारे देश के बच्चों के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने अपने मांग पत्र में, जहाँ एक तरफ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को राज्य कर्मचारी बनाने की मांग रखी है, उनके लिए सर्विस रूल बनाने की मांग रखी है, हमने मांग रखी है कि रिटायरमेंट पे पेंशन और बेनिफिट्स दिए जाए, इन्हें मेडिकल लीव और अन्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा दी जाए। उसी के साथ साथ हमने ये भी मांग रखी है कि आंगनवाड़ी केंद्र पे आ रहे बच्चों को किताबें, जूते, मोजे, और जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं उन्हें प्राइमरी स्कूल की तरह सारी सुविधाएं उन बच्चों को मिलनी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र पे बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों, और आंगनवाड़ी केंद्र एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हो, जहाँ हमारे बच्चे और हमारे देश का भविष्य जो है वो गुंजायमान हो, गुलजार हो। इसी कामना के साथ हमारे संघर्ष से कामयाबी मिलेगी, और हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। छोटे छोटे जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं, हमारे राज्यों की जो बहनें बहुत मजबूती से संघर्ष कर रही हैं, उन्हें मेरा क्रांतिकारी अभिवादन है, शुभकामनाएं हैं। हम सब मिलकर अपने अपनी जगहों पे लड़ रहे हैं, और हमें ज़रूर इसको कामयाबी मिलेगी कि एक दिन आंगनवाड़ी वर्कर के लिए ऑल इंडिया सर्विस रूल्स कहीं ना कहीं ज़रूर गठित बनेंगे। धन्यवाद।